हेलो दोस्तों, आप लोग भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में देने वाले हैं। तो आज हम हिंदी का लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर में पूछा जाता है वो महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन देखेंगे और कैसे लिखना है वो भी बताएंगे। तो अगर इस चैनल पर नया हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और चलिए कंटिन्यू बने रहिएगा। और चलिए हम देखते हैं इस पहला प्रश्न को। तो मेरा पहला प्रश्न कह रहा है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगार का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी। जो जाति प्रथा है वो भारत में प्रत्यक्ष और प्रमुख का कारण कैसे बनी। तो चलिए हम इस पर इसका आंसर क्या होगा देखते हैं। तो मेरा इसका आंसर होगा, देखिए पहला का उत्तर होगा ये जो जितना ये हेडिंग है आप लोग ब्लैक पेन से लिखिएगा एग्जाम परीक्षा में, और ये उत्तर भी ब्लैक पेन से लिखिएगा, आंसर ब्लू से लिखिएगा। चलिए इसका आंसर है, आज के युग में उद्योग धंधा प्रक्रिया और तकनीक में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। जो आज के धंधा उद्योग में देखते बदलाव होते रहता है, तो ऐसे हालत में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। क्या पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, अन्यथा भूखे मरना पड़ सकता है। अगर मानिए अगर कोई आदमी पेशा नहीं बदल रहा है तो क्या गलत करे, जैसे कि मानिए कोई कानूनी है, जैसे कि हो गया बढ़ाई के अलावा, अगर बढ़ाई का काम करेगा तो नहीं होगा, तो उसके अलावा काम करता है। उसके बाद करा हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वह दूसरी में पारंगत हो। इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो ये हमारा कह रहा है, जाति प्रथा के बारे में बता रहा है। तो चलिए ये समझ गए होंगे, तो एक बार रिपीट करते रहते। कह रहा है, आज के युग में उद्योग धंधों की प्रक्रिया तकनीकी और निरंतर बदलाव होते रहते हैं। यानी कि आज के देखिए कई सारा उद्योग है जिसमें बदलाव आ रहे हैं। सब इलेक्ट्रिक से चल रहा है, गाड़ी सब डीजल से इलेक्ट्रिक चल रहा है, तो उसी क्या बदलाव हो रहा है। उसके बाद कहता है, ऐसे हालत में मनुष्य को अपना पेशा बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि जो अपना पेशा है उसका बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, अन्यथा भूखे मर सकते या पड़ सकता है। उसके बाद हिंदू धर्म की जाति प्रथा पेशा चुनने या बदलने की अनुमति नहीं देती है, भले ही वो दूसरी में परंपरागत हो। तो इस तरह पेशा परिवर्तन की अनुमति न होने से जाति प्रथा देश में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन बाय क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि अम्बेडकर किस विडंबना की बात करते हैं। जो भीमराव अम्बेडकर वो किस विडंबना की बात करते हैं। ये क्वेश्चन VVI है, ये एग्ज़ाम में आता है। ये क्वेश्चन VVI है, ये एग्ज़ाम में आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बताते हैं। तो मेरा क्वेश्चन इसका उत्तर है, अम्बेडकर जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यानी कि जो अम्बेडकर वो जाति प्रथा को विडंबना मानते हैं। यह मजाक का विषय इसलिए है कि शिक्षा और सभ्यता के विकास के बावजूद इस प्रथा के पोषक बड़ी संख्या में है। क्या कहते हैं, इसके बावजूद भी इस प्रथा का पोषक की बड़ी संख्या में है। इसका स्वरूप जाति विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी है। क्या करें, इसका जाति जो विभाजन है उसके लिए क्या है, श्रमिक यानी कि अर्थात मजदूर का भी विभाजन हुआ है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी खींच लीजिए। उसके बाद हम चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो मेरा 3 नंबर क्वेश्चन का रहा है, प्रश्न 3, मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। जो मैक्स मूलर था कवि लेखक, वो क्यों कहते कि हमारे भारत का दर्शन कहाँ हो सकती है और क्यों। तो हमारे मैक्स मूलर का उत्तर है, उत्तर में लिखिएगा आप लोग, मैक्स मूलर की दृष्टि में, जो मैक्स मूलर है उसकी दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई जैसे शहर में नहीं बल्कि भारत के गांव में हो सकते हैं। तो आप लोग देखते हैं, जैसे कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई जैसे शहरों में देखिएगा, जैसे कि कोई परंपरागत है नहीं, बल्कि भारत के गांव में है परंपरागत, क्योंकि इसकी सर्वाधिक आबादी गांव में बसती है। वही हार्दिक संपन्नता और आर्थिक विपन्नता है। धर्म और इतिहास के अलावा वही सुरक्षित रहते हैं। यही मैक्स मूलर की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन। यानी कि मैक्स मूलर इतना ही यही बोले थे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं,
यानी कि इतना इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया। चलिए अब हमारे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर छोड़ दिया एक दिन। किन कारणों से बहादुर ने लेखक का घर एक दिन छोड़ दिया। तो चलिए इसका हम समझते हैं। ये बहुत ही आसान है, इसको यानी कि चैप्टर भी बहुत आसान है। इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन पूरा VVIP आएगा। तो मेरा उत्तर है, बहादुर को दिन रात लेखक के पुत्र द्वारा पिटाई और मालकिन की तमाचाबाजी और अंततः में चोरी का झूठे आरोप के कारण बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया। यह एकदम शॉर्ट तरीका में, ये इतना लिख दीजिएगा तब पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इतना भी एग्जाम में लिख दीजिएगा तब पर भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, पूरा याद कर लीजिए, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। क्वेश्चन यही आएगा, पूरा गारंटी के साथ है। चलिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बहादुर को चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। जो बहादुर लड़का था उसको चले जाने पर सबको पछतावा क्यों हुआ। तो मेरा उत्तर है, बहादुर को चले जाने पर बहादुर की तरह कठिनाई और ईमानदारी नौकर खोजने पर भी न मिला। यानी कि जो हमारा बहादुर था वो बहुत मेहनती था और कठिनाई झेलने के साथ साथ वो काम करता था। मिलने के कारण बहादुर पर झूठे आरोप लगाने के कारण भी सभी व्यक्ति को पछतावा है। यानी कि जो उस पर झूठा आरोप लगा था, जो जिस व्यक्ति ने लगाया था, उसके घर के मालकिन, उसको बहुत अफसोस हुआ कि झूठ का हम चोरी का आरोप लगाए, जिसके कारण वो हमारा घर छोड़ दिया। तो इसी के कारण उसको पछतावा हुआ। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न 6, अपने शब्दों में पहले बार दिखे बहादुर का वर्णन करिए। जो लेखक ने बहादुर को पहले बार देखा तो क्या अफसोस किया, उसी के बारे में बताया गया। तो मेरा उत्तर हो जाएगा, बहादुर नेपाल का रहने वाला था। बहादुर लड़का कहाँ का रहने वाला था, नेपाल का रहने वाला था। उनके पिताजी युद्ध में मारे गए, जो सेनापति थे, अर्थात सेना थे। बहादुर ठीकने कद का चकैठ लड़का था। वो क्या था, ठीकने कद का चकैठ लड़का। उसका रंग क्या था, गोरा था और उसका मुंह चिपटा था। वह अपनी आंखों की बुरी तरह मटका रहा था। जो उसका वो बहादुर था, वो अपनी आँख को बुरी तरह मटका लेता था। उसने सफ़ेद निकट कमीज और भूरे रंग का जूता पुराना पहना हुआ था। उसके गले में स्काउट जैसा एक रुमाल बंधा हुआ था। पहली बार वह एक ऐसा ही दिखता, जो वो था बहादुर, वो पहली बार ऐसा ही दिखता था। जैसे कि जितना हम लिखे हैं, इतने को इसको याद कर लीजिए, यही जाकर एग्जाम में पूरा लिख दीजिएगा, इतना 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तो यही हमारा 6 नंबर का है क्वेश्चन कि अपने शब्दों में देखे पहली बार बहादुर का वर्णन करिए। ये पूरा VVI क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया करता है एग्जाम में, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन का रहा है, जो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है 7 नंबर, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। जो मदन है वो हक्का बक्का क्यों रह गया। तो मेरा उत्तर होगा, मदन अक्सर अपने पिता के द्वारा पीटता था। जो मदन था, मदन लड़का, तो वह अपने पिता के द्वारा क्या यानी कि हमेशा पीटता, यानी कि पिटाई खाता था। उसके बाद लिखेंगे, किंतु जब पिता ने उसे पहली बार अपने हाथों में प्यार से उठा लिया, अर्थात गोद उठा लिया, तो पिता के इस स्वभाव परिवर्तन पर वो हक्का बक्का रह गया। क्योंकि उसके पिताजी ने अक्सर उसे मारा करता था, जो मदन था, लेकिन पहली बार उसके पिताजी ने उसको गोद में ले लिया, जिसके कारण वो बहुत ही हक्का बक्का रह गया था। आप लोग ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इतने आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आपकी दृष्टि में 20 के दांत की शीर्षक का कहानी का नायक कौन है और क्यों। जो आप 20 के दांत का जो चैप्टर है हिंदी गोदली में, आप लोग उस चैप्टर में क्या पढ़े उसी का पूरे के बारे में इसमें लिखना है। तो उसमें का पूरा किताब का नहीं लिखना, आप जो मेन लाइन है उसी को लिखना है। तो हम यहाँ पर लिखे हुए, जैसे चलिए बताते हैं। उत्तर होगा इसका, नायक वह होता है जिसके इर्द गिर्द कहानी चक्कर काटती है और जिसकी किसी कृति से कहानी का समापन होता है। इस दृष्टि से देखें तो सेन साहब की चर्चा यद्यपि 20 के दांत की कहानी में अधिक है। यदि नायक उनकी फैक्ट्री का किरानी, जो नायक था उसकी फैक्ट्री का क्या था, किरानी के काम करता था, जो गिरधालाल का बेटा मदन ही था।
लेकिन सेन साहब के फैक्ट्री में नायक एक किरानी का काम करता था। जो हमारे बीस का नाथ का शीर्षक है वो हमारा कौन है? जो हमारा बीस का नाथ का शीर्षक है वो हमारा कौन? सेन साहब है। कौन है? सेन साहब। ये सेन साहब है। ये हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीस के नाथ के लेखक कौन है, तो मेरा हो जाएगा सेन साहब। कौन हो जाएगा? सेन साहब। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है 9 नंबर, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़े, पशुता की ओर कि मनुष्यता की ओर बढ़ रही है, इस पर स्पष्ट करें। जो हमारे लेखक वो पूछता है कि मनुष्य जो किस ओर, यानी कि नाखून जो रखा वो किस ओर, जैसे कि हम किसी जिसका नाखून बड़ा होगा वो उसी के बारे में लेखक कहता है कि वो इंसान पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए बताते हैं, आंसर देखते हैं। तो मेरा उत्तर होगा ये उत्तर, लेखक कहता है कि मनुष्य एक और अपने बर्बर काल, यानी कि जो बर्बर काल के पहले के काल के चिन्ह नष्ट करना चाहता है, जो बर्बर काल को वो नष्ट करना चाहता है, और दूसरी ओर प्रतिदिन घटक शास्त्रों का वृद्धि करना चाहता है। तो आगे देखते हैं। तो वह रह जाता है और उसके मन में सवाल उठता है कि आज मनुष्य किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। और वस्तुतः लेखक मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाना चाहता था। वह चाहता है कि मनुष्य में मानव उचित संयम, सदस्य और स्वाधीनता स्वभाव लेखक के कहना है। यानी कि लेखक का कहना यही है कि मनुष्य किस ओर बढ़े। जैसे कि आप लोग नाखून रखे होंगे बड़ा बड़ा, तो उसी के लिए लेखक कहते हैं कि वो पशुता की ओर बढ़ रहा है। जब नाखून आप लोग काट दिया गया तो क्या मनुष्यता की ओर है, तो इसीलिए स्पष्ट किया हुआ लेखक। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो मेरा 10 नंबर क्वेश्चन है कि यह नागरी लिपि कब तक एक सर्वदेशिक लिपि है। ये जो VBI क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से याद कर लीजिएगा, जो परीक्षा में पूछेगा। तो चलिए हम इसका बात करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, और ऐसे ही सब्सक्राइब ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो आपके पास जाए नोटिफिकेशन, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल पे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का VBI ऑब्जेक्टिव भी है और हिस्ट्री का भी है। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आएगा। तो आप लोग चलिए वहाँ से देख लीजिए। चलिए वीडियो कंटिन्यू वो बने रहिए। हमारा 10 नंबर क्वेश्चन करें, नागरी लिपि कब तक एक सर्वदेशिक लिपि थी। तो मेरा उत्तर हो जाएगा, नागरी लिपि एक का सर्वदेशिक लिपि इसलिए कहा जा सकता है कि इसका प्रचलन करीब 8वीं सदी से करीब 12वीं सदी तक पूरे देश में फैल चुका था। जब हम नागरी लिपि का सर्वदेशिक इसलिए था क्योंकि वो जब 8वीं सदी से लेकर 12वीं सदी तक पूरे देश में फैल चुका था। तो कौन कौन था? तो कौन देवनागरी कर रजाओं का श्रीलंका, लाहौर, उत्तर भारत, मेवाड़, गोइला, सांभर, अजमेर, कन्नौज, काठियावाड़ में था नागरी लिपि का प्रचलन। उसके बाद आबू और त्रिपुरा के क्षेत्रों में इसका प्रचलन था। नागरी लिपि है जो नागरी लिपि का हमारा त्रिपुरा आदि जैसे क्षेत्रों में प्रचलन था। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 11 नंबर क्वेश्चन का है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। जो हमारा अभी देवनागरी लिपि है, सबसे बड़ी लिपि क्या है? तो सबसे बड़ी ऑब्जेक्टिव में ये भी आ सकता है, सबसे बड़ी लिपि कौन है? तो सबसे बड़ी लिपि हमारा क्या है? देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता अर्थात सुधार कैसे आई, तो चलिए हम बताते हैं। तो मेरा उत्तर है, लगभग 200 वर्ष पहले छापाखानों के लिए देवनागरी लिपि बनी, तब से अनेक पुस्तक के छपने शुरू हो गई। केंद्रीय हिंदी निदेशालय विभिन्न साहित्यक और विद्वानों ने इस लिपि में सुधार कर प्रेम तथा कंप्यूटर के लायक बनाया। इससे इसमें स्थिरता आई, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि जो 200 वर्ष पहले छापाखाने के लिए देवनागरी लिपि बनी थी 200 वर्ष पहले, लेकिन उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ था, जिसके कारण हमारा सही से देवनागरी लिपि नहीं लिखी जा सकती थी अक्षर में। इसी के लिए हम उसको, जो साहित्य विद्वान हैं उसमें हम कंप्यूटर से बनाया
बनाया जिसके कारण उसमें सुधार हुआ अक्षर में। तो चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो हम। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो मेरा 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, परंपरा ज्ञान के लिए आवश्यक है और क्यों। जो परंपरा है वो ज्ञान के लिए आवश्यक है और क्यों आवश्यक है। तो चलिए हम इसी पर चर्चा करते हैं। तो मेरा उत्तर होगा, परंपरा ज्ञान उनके लिए आवश्यक है जो लोग साहित्य युग में परिवर्तन चाहते हैं। परंपरा ज्ञान उनके लिए आवश्यक जो साहित्य युग में परिवर्तन चाहते हैं। जैसे कि हम लोग मानिए जो हमारा सेना है भारत का, अगर वो चाहते तभी तो हमारे देश को रक्षा कर रहा। अगर वो नहीं चाहे तो हमारा देश क्या होगा, रक्षा होगा, रक्षा करेगा कौन, नहीं ना होगा। इसीलिए करे परंपरा ज्ञान के लिए आवश्यक है जो लोग साहित्य युग में क्या कहता है, परिवर्तन चाहता है, जो लकीर के फकीर नहीं है और जो रूढ़ियाँ तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना चाहता है, उनके लिए साहित्य परंपरा का ज्ञान जरूरी है। इसलिए साहित्य की परंपरा के ज्ञान ही प्रतिवादी दृष्टिकोण विकसित होता है और परिवर्तनमूलक साहित्य का जन्म होता है। तो मेरे ऑल ओवर क्वेश्चन यही कह रहा है, ऑल ओवर इसमें यही लिखा हुआ है कि जो हमारा पारंपरिक है उसके हिसाब से चलना चाहिए, और जो हमारा न्यू जैसे कि हमारा अभी डिजिटल इंडिया होने जा रहा है, हो भी गया है। अब लोग देखिए मोबाइल से जो चीज़ मंगाना चाहते हैं मंगा लेते हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। तो दूसरी तरह यानी कि जो हमारे देश में परिवर्तन चाहता है साहित्य युग में, उसी लोग जो लकीर के फकीर नहीं है वही लोग चाहते। तो चलिए हमारा 12 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 13 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 13 नंबर क्वेश्चन का रहा है, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे। जो हमारे बिरजू महाराज के हैं उनके गुरु कौन थे। तो उसका उत्तर होगा, बिरजू महाराज के गुरु उनके पिताजी थे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनके पिताजी जी थे। बिरजू महाराज के पिताजी क्या थे, उनके गुरु थे। उन्होंने स्वयं अपने पिता का शिष्य होने के बाद स्वीकार किया, क्या जो अपने उनके पिता थे वो अपने पिता को क्या कहा, वो जो उनके पिता था उनके पिता ने अपने बेटे को क्या शिष्य होने का स्वीकार किया। वो कहते हैं सारे गीत तो बाबूजी का हूँ, यानी कि जो उनके बेटे क्या कहते हैं, सारे गीत तो बाबूजी का हूँ। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके बाबूजी जहाँ भी जाते थे उन्हें साथ में ले जाते थे। बिरजू महाराज के बाबूजी जहाँ भी जाते थे उन्हें अपने साथ में ले जाते थे। जहाँ आयोजन में मुँह और नृत्य करना होता था वहाँ पहले बेटा बिरजू महाराज को नृत्य करने का अवसर प्रदान किया करते तथा खुद तबला वादक करते थे। बिरजू महाराज के पिता एक प्रख्यात नर्तक थे। उन्होंने 22 वर्ष की उम्र रामपुर के नवाब के यहाँ अपनी कला का प्रदर्शन किया और 54 वर्ष की अवस्था में उन्हें लू लगने से मृत्यु हो गई। जो ये है, ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। बिरजू महाराज के गुरु का मृत्यु कब हुआ, तो आप लोग कह सकते किस यानी कि कितने वर्ष की उम्र में हुआ, तो आप लोग कहते 54 वर्ष की उम्र में लू लगने के कारण हुआ। ये भी बहुत भी ऑब्जेक्टिव ये भी आ सकता है। तो देखिए आप सब्जेक्टिव पढ़िएगा तो सब्जेक्टिव भी बना सकते हैं। तो आप पूरा पढ़िएगा तो सही रहेगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन करें। तो मेरे चैनल का नाम है गुप्ता स्टडी क्लास। अब इस चैनल का नाम है गुप्ता स्टडी क्लास। यहाँ पे देखिए लिखा भी है। तो इस चैनल पर हमारा इंस्टाग्राम भी इसी नाम से है और यूट्यूब चैनल भी इसी नाम से, जाकर वहाँ फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी वीडियो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिखे हुए VVI उत्तर प्रदेश पूरे हिंदी का निचोड़ VVI लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन की ओर। तो मेरा 14 नंबर क्वेश्चन का है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को क्यों मानते। जो बिरजू महाराज है वो तो अब गुरु अपने पिताजी को मानते थे और वो सबसे बड़ा जज किसे मानते, अपने माँ को क्यों मानते थे। तो इस पर चर्चा करते हैं। उत्तर इसका होगा, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज अपनी माँ को ही मानते थे क्योंकि उनकी अम्मा अपनी कुल परंपरा से आई हुई है। उनकी अम्मा क्या थी, कुल परंपरा से आई हुई है। कथक नृत्य को ही महान विरासत अपनी स्मृतियों में सहेज कर रखती थी और बच्चे के पिता के निधन के बाद जो बिरजू महाराज उनके पिता के निधन के बाद उनकी
देखभाल उनकी माँ ही देखभाल, रियाज और नज़र रखती थी, जिसके कारण बिरजू महाराज अपने जज अपनी माँ को ही मानती थी। गड़बड़ी होने पर बाबूजी की तस्वीर दिखाकर हौसला बढ़ाती थी। जो बिरजू महाराज की माँ थी, वो अगर बिरजू महाराज अगर कोई गलत गड़बड़ी करते थे तो उनकी जो माँ थी वो बिरजू महाराज के बाबूजी का तस्वीर दिखाकर बिरजू महाराज के हौसला बढ़ाते थे। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। जो हमारे बिरजू महाराज है वो कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाते थे। तो चलिए हम इस पर उत्तर होगा, बिरजू महाराज एक महान नर्तक थे। जो बिरजू महाराज थे वो क्या थे, एक बहुत ही महान नर्तक थे। उनके कार्यक्रम देश के विभिन्न कोने में हुए, विदेश में नाम कमाया। जो बिरजू महाराज वो विदेश में नाम कमाया, लेकिन नर्तक के अलावा वादन का भी काफ़ी शौक था। बिरजू महाराज के क्या, वादक का भी काफ़ी शौक था। वे सितार, तबला, हारमोनियम, गिटार, श्रोत, बांसुरी आदि भी बजाया करते थे। यानी कि जो बिरजू महाराज है उनको नृत्य के साथ साथ क्या था, वाद्य यंत्र भी बजाने में इंटरेस्ट था, जिसके कारण वह वाद्य यंत्र भी बजाने लगे। जैसे गिटार हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, गिटार हो गया, बांसुरी हो गया, ये सब भी बजाते थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ आगे होगा। तो चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 16 नंबर क्वेश्चन कराया है, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। जो लखनऊ और रामपुर था वो उससे बिरजू महाराज का क्या संबंध है। ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये आएगा, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन है, रामपुर और लखनऊ और रामपुर का बिरजू महाराज क्या संबंध है। तो लखनऊ और रामपुर दोनों से बिरजू महाराज का संबंध अभिन्न यानी कि निम्न है। लखनऊ उनकी जन्मस्थल थी। जो बिरजू महाराज के जन्मस्थान कहाँ है, लखनऊ। आपका क्वेश्चन भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बिरजू महाराज का जन्मस्थल कहाँ है, तब लखनऊ आप कह सकते हैं, लखनऊ। उसके बाद कहता है लखनऊ स्थल है। तो रामपुर बहनों की अपने पिताजी के साथ हुए हमेशा रामपुर नृत्य प्रस्तुत जाया करते थे। जो उनका नृत्य हुआ करता था वो कहाँ से हुआ था, रामपुर में। तो इसके कारण उसका वहाँ से भी संबंध था। और लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का काफ़ी नाम हुआ करता था। कहाँ पे, लखनऊ और रामपुर में बिरजू महाराज का क्या काफ़ी नाम हुआ, जिसके कारण उनका भी संबंध हो गया। तो इसी कारण लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या है, संबंध अभिन्न है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, इतना का स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। क्वेश्चन भी देख लीजिए, जो क्वेश्चन है एकदम VVI क्वेश्चन है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए। स्किप करके देखिएगा तो समझ नहीं आएगा। आप स्पीड बढ़ा कर देख सकते हैं, लेकिन स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग है, लेकिन देख लीजिए, क्योंकि इतना ही में से आपको पूरे लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा, इसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा नहीं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरा 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 17 नंबर मेरा क्वेश्चन का रहा है कि मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था। जो संतु लड़का था वो मछली को छूते हुए क्यों हिचक रहा था। तो मेरा उत्तर हो जाएगा, मछली को छूते हुए संतु इसलिए हिचक रहा था क्योंकि संतु अभी अबोध है, यानी कि अबोध लड़का है, उसे नहीं मालूम है कि मछलियाँ काटती नहीं, इसलिए वह मछलियों को छूने से हिचक रहा था। जो संतु लड़का था उसे नहीं पता था कि मछलियाँ काटती नहीं है, जिसके कारण वह मछली को छूने से हिचक रहा था। उसके बड़े भाई यानी उसके बड़े भाई के समझाने के बाद एक बार वह छूता है, लेकिन झट से अपनी उंगली हटा लेता है। उसके मन में यह भी अभी डर बना हुआ था कि मछलियाँ काट न ले, यानी कि संतु के मन में यही डर बना हुआ था कि मछलियाँ काट न ले। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, VVI ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहते हैं। 18 नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 18 नंबर क्वेश्चन है, संतु ने मछली को लेकर, जो संतु था उसने मछली को लेकर क्यों भागा। तो संतु था वो मछली को लेकर क्यों भागा, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, संतु ने मछली लेकर इसलिए भागा क्योंकि वह नहीं चाहता था, कौन, संतु नहीं चाहता था मछलियाँ काटी जाए और भंगू उन्हें
पटक पटक कर मार देता है। जो संतु था वो नहीं चाहता था कि मछली को काटा जाए, और भंगू जो उसका था, संतु और भंगू जो उसमें से भंगू था वो पटक पटक में मछली को मार देता, इसलिए संतु नहीं चाहता था मछली काटे जाए और मारी जाए, और फिर काटता था। इसलिए संतु इसलिए एक मछली गमछे में लपेट कर भाग गया। संतु मछली को बचाना चाहता था, इसलिए संतु ने मछली लेकर क्यों भागा। तो इसमें ऑल ओवर सेंस यही समझिएगा कि जो संतु था वो मछली को लेकर इसलिए भागा था क्योंकि वो मछली को नहीं चाहता था कि वो मछलियाँ काटी जाए, वो नहीं चाहता था मछलियाँ काटी जाए, इसीलिए वो मछली लेकर भाग गया। तो चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 19 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, डुमराव की महत्ता किस कारण है। महत्ता लिखा है, गलत हो गया। महत्ता किस कारण से है, डुमराव की महत्ता किस कारण से महत्ता है, ये महत्ता लिखा गया, महत्ता होगा, किस कारण से है। तो हम इसका उत्तर होगा डुमराव की महत्ता 2 कारण से है। डुमराव की महत्ता कितने कारण से, 2 कारण से। पहले तो वह इसकी आसपास की नदियों के कछारों, रीड, नरकट नामक एक प्रकार की घास पाई जाती थी। कौन सी घास, रीड थी, नरकट और नामक इस प्रकार की घास पाया जाता था। कछारों में से होता है वो मेरा नदी होता है, ठीक है, जिसका प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता था। नरकट का प्रयोग, रीड का प्रयोग किस में किया जाता है, शहनाई बजाने में किया जाता था। दूसरी कारण यह है कि शहनाई के शहंशाह बिस्मिल्लाह खां है। ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव VVIA में आता है, यानी कि जो शहनाई का शहंशाह वो कौन है, जो शहनाई का शहंशाह मेरा बिस्मिल्लाह खां है। इतना ऑब्जेक्टिव में याद रखेगा, शहनाई के शहंशाह कौन है, बिस्मिल्लाह खां है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बोर्ड परीक्षा में आता है। बिस्मिल्लाह खां का यह पैतृक निवास है, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां वो शहनाई के शहंशाह कौन है, बिस्मिल्लाह खां है। उनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन थे, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां के परदादा कौन थे, तो ये है तो उस्ताद सलार हुसैन थे। आप लोग इसको यह भी याद रखिएगा। उसके बाद कहते हैं और उनके खानदानी के लोग शहनाई, जो बिस्मिल्लाह खां के खानदानी था, खानदानी पेशा वो के शहनाई से ही था, इसलिए आपको इसको भी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। देखिए आप 2 नंबर का क्वेश्चन पढ़े थे, इसमें से क्या 2 ऑब्जेक्टिव निकला, एक शहंशाह का, उसके बाद इसको जो परदाता था बिस्मिल्लाह उसका भी ऑब्जेक्टिव निकल गया। तो इसलिए लघु उत्तरीय प्रश्न या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पढ़िएगा तो आपको वहाँ से ऑब्जेक्टिव भी निकलेगा। चलिए हम अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो मेरा 20 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा और ध्येय में गांधी जी मानते थे और क्यों। तो जो गांधी थे शिक्षा के अध्ययन यानी कि अच्छा क्यों मानते थे। तो चलिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर है गांधी जी शिक्षा और मूल अध्ययन चरित्र निर्माण मानते थे। जो गांधी जी मानते शिक्षा और मूल्य अध्ययन का चरित्र निर्माण यानी कि अच्छा चीज़ है। उनके ख्याल था, यानी कि महात्मा गांधी जी के मन में यह ख्याल था कि किताबी ज्ञान को, यानी कि जो किताबी ज्ञान है उनको चरित्र निर्माण का एक साधन है। असल बात यह है कि मनुष्य में साहस, बल, सदाचार और किसी बड़े लक्ष्य के लिए आत्मसर्ग करने का ज्ञान, इनके अभाव सम्यक चरित्र का निर्माण नहीं होता है। ये बहुत ही यानी कि अभाव, यानी गांधी जी कहते हैं यानी कि शिक्षा के अध्ययन यानी कि जरूरी है। तो उसका कहते हैं गांधी जी चरित्र निर्माण पर इसलिए जोर देते थे, यानी कि जो गांधी जी थे वो चरित्र निर्माण पर इसलिए जोर देते थे कि स्वराज होने पर ऐसे चरित्रवान लोग समाज का संभालेंगे और देश की यानी कि देश को भी समझेंगे। यानी कि ऑल ओवर सेंस इसमें यही कह रहा है कि अब यानी कि महात्मा गांधी जी की शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ लिएगा। अब मेरा सबसे लास्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तब देखिए जो 21 नंबर मेरा क्वेश्चन है, इसी 21 में से आपको जो यानी कि गोदली में रहता है, गोदली का इसमें से पूछेगा, और जो काव्य खंड होता है काव्य खंड में से इतना ही, गद्य खंड में से इतना ही पूछेगा। अब लोग 21 क्वेश्चन बहुत हो गया, अब लोग VVI। तो चलिए हमारा 21 नंबर क्वेश्चन करता है गांधी जी किस तरह से सामंजस्य को भारत के लिए बेहतर मानते थे। तो मेरा उत्तर होगा गांधी जी प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए
पक्षधर थे। जो हमारे गांधी जी थे वो प्राकृतिक सामंजस्य को स्थापित करने के लिए पक्षधर थे। हमारे देश में विदेशी भी आकर बस चुका है। हमारे देश में क्या विदेशी भी आकर बस चुका है। जैसे कि देखिए हमारे देश में कुछ ही दिन पहले लाल किला में बम ब्लास्ट हुआ था, क्या हमारा विदेशी हुआ था, यानी कि वो देश के प्रति क्या कर रहा है, यानी कि हिनाई कर रहा है। तो वही मेरे महात्मा गांधी जी कर रहे थे। फिर उसके आगे है उनकी और हमारी संस्कृति में उन्हें आदान प्रदान हो चुका है, यानी कि जो हमारा विदेशी उनके और हम में क्या है, आदान प्रदान हो चुका है। उसका तो कहता है वह ऐसी संस्कृति के पतझड़ बनने नहीं थे जिसमें एक प्रमुख सांस्कृतिक बाकी को हजम कर जाए, यानी कृत्रिम को बलपूर्वक कहीं समान जैसा न दिखे। यही हमारा कहना था गांधी जी को। तो आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छा से समझ गए होंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो इतना है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। मेरा ये HK गुप्ता स्टडी को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अगली वीडियो के लिए आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी ज़रूर। जो VVI ऑब्जेक्टिव लघु और ऑब्जेक्टिव के लिए, तो अगर इसका PDF चाहिए तो हमारे इस नंबर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ये PDF आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।